हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेंगे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 जो कि लगभग 6500 पदों पर होने वाली है, उससे संबंधित पुस्तकालय विज्ञान अर्थात लाइब्रेरियन साइंस के मस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ। दोस्तों, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशंस की रिजल्ट चाहते हैं तो इन 50 प्रश्नों में आपको 40 के करीब करीब 100% पहुँचने चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, इन प्रश्नों को आप बखूबी तरीके से एक एक करके ज़रूर पढ़ जाइए। दोस्तों, आपको एग्जामिनेशंस में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ये हमारी पूर्ण गारंटी है। दोस्तों, विभिन्न स्टेट्स में जो पुस्तकालय से संबंधित एग्जाम्स हुए हैं उनके आधार पर मैंने इन प्रश्नों को सेट किया है और ये लेवल कोई ख़राब लेवल नहीं है, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आपको इस टोटल MCQ में लगेंगे। तो याद रखेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे और तो पूर्ण रूप से लाइब्रेरी की तैयारी करने के लिए अर्थात लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर दिन हमारी क्लास बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए आ रही है। पहला प्रश्न देख लेंगे, पुस्तकालय में कौन सा वर्गीकरण डेसिमल क्लासिफिकेशन पर आधारित है? तो पुस्तकालय में रहने वाली वो कौन सा वर्गीकरण है कि जिसको हम लोग डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से जानेंगे? ये वही है DDC। याद रखेंगे, DDC को डेसिमल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, DDC जब नहीं था पुस्तकालय में तो उस समय पुस्तकों को मतलब पुस्तकालय में उसके कैड में रखने के लिए जो है उनके खरीदने की जो काल होते थे उसके आधार पर सजाया जाता था। बाद में जाकर के डेसिमल क्लासिफिकेशन आया जिसमें एक नंबर्स दी जाती है और उसी नंबर के आधार पर पुस्तकालय में इन पुस्तकों को वर्गीकृत किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, तब DDC का पूरा नाम क्या है? बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है कि अगर DDC क्लासिफिकेशन जिसको डेसिमल क्लासिफिकेशन कहेंगे तो DDC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, इसको DUE डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। कहीं कहीं आपको जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन भी दिखाई देंगे। देखिएगा दोस्तों, DDC का पूरा नाम DUE डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के पंचतंत्र सूत्र या पंचसूत्र किसने दिया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रीय जो योजना है वह किसके द्वारा दिया गया? तो वह जो है जो पुस्तकालय विज्ञान के जो या पुस्तकालय के जो जनक हैं डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो पुस्तकालय विज्ञान के लिए 5 सूत्रीय योजना SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक हर पाठक के लिए यह किस सूत्र से संबंधित है? ठीक है, पुस्तक हर पाठक के लिए जरूरी है, यह किस सूत्र से संबंधित है? यह है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम। याद रखेंगे, पुस्तक हर पाठक के लिए यह सूत्र किससे संबंधित है? चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो एस रंगनाथन की ये पंचतंत्र सूत्र है उसमें ये द्वितीय स्थान पर आता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ISBN का मतलब क्या है? प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ISBN का मतलब निम्नलिखित में से क्या है? तो पांचवे का सही आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। याद रखेंगे, ISBN का अगर पूरा नाम पूछा जाता है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। दोस्तों, यदि अगर आपको ये लेबल ठीक लग रहा है, अगर बिहार लाइब्रेरियन MCQ जो आपके पास से लाइब्रेरियन साइंस के क्वेश्चंस हैं, अगर इससे भी लेवल हार्ड चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दीजिएगा कि हाँ सर, थोड़ा सा लेवल को और हार्ड किया जाए, तो हम इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन अगले हम अपने सेशन में लेकर के आएंगे। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? छठा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ स्थित है? सही आंसर है छठे का ऑप्शन नंबर सी कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि UDC का पूरा नाम क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन है कि UDC का
पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनाइटेड डिस्क कैटलॉग, यूनिवर्सल डायरेक्ट कैटलॉग या यूनिक डाटा क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों सही आंसर है कि यूडीसी का पूरा नाम जो होता है वह है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि 7वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 से संबंधित मुख्य प्रश्नों को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों पुस्तकालय के तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वह पुस्तकालय के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पुस्तकालय के जो प्रकार होते हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यदि किसी भी बंधु को अगर ये पता है कि आखिर वो पुस्तकालय के कौन कौन प्रकार है चारों, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको लाइक के साथ साथ एक हार्ट बटन्स भी आपको प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ओपीएससी का पूरा नाम क्या है? ओपीएससी का पूरा नाम क्या है? 9वां नंबर प्रश्न है। देख लीजिएगा, ओपीएससी का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो होती है वो ओपीएससी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा उद्देश्य है जो पुस्तकालय के लिए प्राथमिक उद्देश्य के नाम से जाना जाता है? 10वें का सही आंसर है कि याद रखेंगे 10वें का सही आंसर सूचना का संग्रह और संरक्षण और प्रसार करना, ये पुस्तकालय का सबसे पहला और प्राथमिक उद्देश्य है। याद रखेंगे पुस्तकालय का जो सबसे पहले प्राइमरी जो उद्देश्य होती है, पर्पज वो होती है, वह होती है कि सूचना का संग्रह किया जाए, संरक्षण और उसका प्रसार किया जाए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रंथ सूची का अर्थ क्या है? प्रश्न है 11 नंबर की ग्रंथ सूची का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? पुस्तकें बेचने की सूची है या पुस्तकालय का प्रबंधन होता है, पुस्तकों का क्रमबद्ध वितरण है या पाठकों की सूची होती है? तो 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि ग्रंथ सूची का अर्थ मुख्य रूप से होता है पुस्तकों का क्रमबद्ध विवरण। याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान में अगर पूछा जाता है कि ग्रंथ सूची का अर्थ क्या है, तो उस कंडीशंस में आप बताइएगा कि पुस्तकों का क्रमबद्ध विवरण जो होती है वह ग्रंथ सूची में मिलता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि सूचना के स्रोत निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होंगे? तो दोस्तों सूचना के स्रोत जो होंगे वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीसीएफ का मतलब क्या होता है, यानी सीसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट या कॉमन क्लासिफिकेशन फॉर्मेट, क्लासिफिकेशन कलेक्शन फॉर्मेट या कैटलॉग क्लास फॉर्मेट। इस प्रश्न का सही आंसर है 13वें का कि सीसीएफ का मतलब होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं 14 नंबर। भारत में पहला पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम कब पारित किया गया? अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में पहला पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम कब पारित किया गया है, तो 14वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 1948 ईस्वी में भारत में पहला पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों अगर हमारे यह यूट्यूब चैनल पर जब मैं क्वेश्चंस को अपलोड कर रहा हूं, तो यदि रिकॉर्डिंग करने में किसी भी प्रकार से हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए पहले तो आप क्षमा कर देंगे, और दूसरी बात यह है कि सजेस्ट जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तकालय ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? पुस्तकालय ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोहा। याद रखेंगे पुस्तकालय ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कोहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते अपने 16वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला पुस्तकालय आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भारत में पहला पुस्तकालय आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों ये पूछा जाए कि विश्व लेवल पर सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन जो शुरू हुआ वो यूरोप में हुआ, लेकिन भारत में सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ? 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यह मद्रास में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं।
क्वेश्चन अगला है 17 नंबर देख लीजिएगा। सूचना पुनर्प्राप्ति में प्रमुख चरण कौन से हैं? सूचना की पुनर्प्राप्ति में निम्नलिखित में से किसको हम लोग प्रमुख चरण के रूप में मानेंगे? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना का चयन करना, वर्गीकरण करना और उन्हें पुनः प्राप्ति करने की प्रक्रिया सूचना पुनर्प्राप्ति के प्रमुख चरण है। यानी सूचना का चयन, फिर वर्गीकरण और उसकी पुनः प्राप्ति कर लेना सूचना का पुनर्प्राप्ति के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 18 नंबर। फुल टेक्स्ट डाटाबेस का उदाहरण क्या है? फुल टेक्स्ट डाटाबेस का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है जस्टर, गूगल, यूट्यूब या विकिपीडिया। फुल टेक्स्ट डाटाबेस का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है कि फुल टेक्स्ट डाटाबेस का उदाहरण जस्टर है। ऑप्शन नंबर आपके पास 18 का ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कहता है 19 नंबर देख लीजिएगा कि लाइब्रेरी नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या होता है? लाइब्रेरी में नेटवर्किंग का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है आपके सामने खर्च को बढ़ा देना, संसाधनों को साझा करना, पुस्तकें हटाना या लाइब्रेरी बंद करना। तो लाइब्रेरी नेटवर्किंग का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है दोस्तों, वह है संसाधनों को साझा करना। लाइब्रेरी नेटवर्किंग के उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 20वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है। डिजिटल आर्काइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल आर्काइव का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, सूचना संरक्षित करना डिजिटल आर्काइव का मुख्य उद्देश्य है। आइए बढ़ते चलते 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21वां नंबर प्रश्न है, देखिएगा कि डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? डिजिटल डिवाइड का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, डिजिटल संसाधनों तक पहुंचने में असमानता, केवल डिजिटल सामग्री या डिजिटल उपकरणों की बिक्री। तो याद रखेंगे डिजिटल डिवाइड का मुख्य क्या अर्थ होता है? 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल संसाधनों तक पहुंचने में असमानता जो होती है डिजिटल डिवाइड के मतलब से जानी जाती है। आइए बढ़ते चलते अपने 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि पुस्तकालय में उपयोगकर्ता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में उपयोगकर्ता शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 22वें का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर कि पुस्तकालय में उपयोगकर्ता की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय सेवाओं का सही उपयोग सिखाना जो होता है पुस्तकालय में उपयोगकर्ता शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 23 का सही आंसर है यह कोलकाता में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि लाइब्रेरियन के लिए मुख्य योग्यता क्या है? लाइब्रेरियन के लिए मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए? देख लेंगे। अकाउंटिंग कौशल, सूचना प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए या केवल कंप्यूटर ज्ञान या केवल पुस्तक पढ़ने की क्षमता। तो याद रखेंगे लाइब्रेरियन के लिए मुख्य योग्यता जो होती है सूचना प्रबंधन करने का ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के वह एक बेहतरीन लाइब्रेरियन के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा करने की जरूरत पड़ गई। आइए देख लेते हैं। कहता है NIS जो SCAIR का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। याद रखें NISCAIR का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सूचना स्रोतों को कितने रूपों में बांटा गया है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे भाषा में करके दोहरा दिया गया। लाइब्रेरी में संदर्भ सेवा का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रश्न है 27वें नंबर, लाइब्रेरी में संदर्भ सेवा का उपयोग क्यों किया जाता है? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाइब्रेरी में संदर्भ सेवा का उपयोग जो है उपयोगकर्ता की जानकारी संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए। लाइब्रेरी में संदर्भ सेवा का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उपयोगकर्ता की जानकारी संबंधी समस्याओं को हल किया जा सके। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 28 नंबर है कि हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किस में होता है? हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किस में होगा? सही आंसर हो जाएगा 28वें का ऑप्शन नंबर ए वेब पेज में। हाइपर टेक्स्ट का उपयोग जो होता है वेब पेज में होता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए बढ़ते चलते 29 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है सूचना पुनर्प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। सूचना पुनर्प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है। सही आंसर है जानकारी उपलब्ध कराना। याद रखिएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि सूचना पुनर्प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य जो है वह जानकारी उपलब्ध कराना होता है। आइए देख लेते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि कौन सा वर्गीकरण सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्गीकरण है जिसको सबसे पुराना वर्गीकरण कहा जाता है। 30वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने ए। याद रखेंगे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसको डीडीसी के नाम से जानते हैं, ये सबसे पुराने वर्गीकरण में से आता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की ओपेक का मुख्य लाभ क्या है। ओपेक का मुख्य लाभ क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 31 का बी। पुस्तक खोजने में आसानी होना यह जो है ओपेक के अंतर्गत आता है। यानी ओपेक का लाभ मुख्य रूप से यह है कि पुस्तकों को आसानी पूर्वक खोजा जा सके। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है। सूचना प्रौद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा निम्नलिखित में से क्या होगी। सही आंसर है पाइथन, HTML, SQL। उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर है कि सूचना प्रौद्योगिकी में जो होता है पाइथन, HTML और SQL, इन सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सीरियल्स किस प्रकार की सामग्री होती है। याद रखेंगे सीरियल्स किस प्रकार की सामग्री होती है। 33 का समाचार पत्र, पत्रिकाएं और शोध जर्नल, ये सभी के सभी जो है सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपसे विनती करते हैं कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहता हूं किसी भी प्रकार से आपका कोई क्लास न छूटे। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्लास आपका छूट गया है तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां पर बिहार लाइब्रेरियन 2025 से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां से जाकर आप अपने छूटे हुए क्लासों को आसानी पूर्वक कवर कर सकते हैं। प्रश्न है डिजिटल लाइब्रेरी का क्या लाभ है। याद रखेंगे डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य रूप से क्या लाभ है। हर जगह पहुंच जाना, कम लागत या पोर्टेबिलिटी होती है। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य जो लाभ होता है वह हर जगह पहुंच जाना, कम लागत या पोर्टेबिलिटी, सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान में IFLA का पूरा नाम क्या है। पुस्तकालय विज्ञान में IFLA का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है IFL का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस है। याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान में IFL का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस होता है। दोस्तों हमारी बुक जो है ई बुक तैयार हो रहा है बिहार लाइब्रेरियन के लिए। जैसे ही सूचनाएं हम लोग के पास पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाती है आपके लिए बुक लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके लिए एक आपके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा जिससे आप जाकर वहां से सीधे इस हमारे लाइब्रेरियन की जो ई बुक होगा उसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से। अगला क्वेश्चन है तो देख लेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 36वें नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 36 का सही आंसर प्रक्रिया को तेज बनाना, समय की बचत करना, बेहतर प्रदर्शन करना, ये सब के सब लाइब्रेरी ऑटोमेशन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर देख लेंगे। भारत में पहला पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम कब शुरू हुआ। भारत में पहला पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम को कब शुरू किया गया है। 37 का सही आंसर है सन 1911 ईस्वी में भारत में पहला पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल बुक्स को क्या कहा जाता है। डिजिटल बुक्स को हम और आप किस नाम से जानते हैं। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल बुक्स को ई बुक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 39वां नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय आंदोलन किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ था। पुस्तकालय आंदोलन किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ था। 39 का सही आंसर है तमिलनाडु। पुस्तकालय आंदोलन किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ। ऑप्शन याद रखिएगा तमिलनाडु में ये शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है सूचना समाज शब्द किसने दिया। सूचना समाज शब्द जो है वो किनके द्वारा दिया गया है। 40 का सही आंसर है यूनेजी मसूदा के द्वारा सबसे पहले सूचना समाज दिया गया है।
41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय कौन सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा डिजिटल पुस्तकालय है जो भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय के नाम से जाना जाएगा? 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को भारत का पहला डिजिटल पुस्तकालय के नाम से जाना गया है। 42वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है थीसॉरस का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उपयोग क्या है? थीसॉरस का मुख्य उपयोग क्या है? 42 का सही आंसर है शब्दों का वर्गीकरण करना थीसॉरस का मुख्य उपयोग होता है। आगे प्रश्न है 43 नंबर, प्रश्न कहता है सूचना संग्रहण प्रणाली कौन सी है? 43वां नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का संग्रहण प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, याद रखेंगे मेटा डेटा जो है सूचना संग्रहण प्रणाली के रूप में जानी जाती है, मेटा डेटा। आगे प्रश्न है 44 नंबर, ई रिसोर्सेज का क्या लाभ है? ई रिसोर्सेज का लाभ क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है, तुरंत पहुंच जाना, लागत में कमी होती है, डिजिटल स्वरूप होता है। तो ई रिसोर्सेज का मुख्य लाभ जो है सबके सब सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुस्तकालय विशेष पुस्तकालय की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा पुस्तकालय है जो विशेष पुस्तकालय की श्रेणी में आएगा? 45वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिकल लाइब्रेरी। मेडिकल लाइब्रेरी जो होता है दोस्तों वह पुस्तकालयों की एक विशेष श्रेणी में आती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? 46 का ऑप्शन नंबर बी, यह क्वेश्चन दोहरा दिया गया। आगे प्रश्न देख लीजिएगा, सूचना पुनः प्राप्ति में कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती है? सूचनाओं की पुनः प्राप्ति में कौन सी प्रणाली जो है सबसे पहले यानी सब प्रयोग किया जाएगा? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, थीसॉरस का प्रयोग किया जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा स्क्रीन पर कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 48 का सही आंसर याद रखेंगे कोहा। यह प्रश्न हो सकता है कि फिर से दोहराया गया है। अगला क्वेश्चन है कैटलॉगिंग का उद्देश्य क्या है? कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 49 का सही आंसर है सामग्री को व्यवस्थित और आसानी से सुलभ बनाना कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। 50वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा संगठन खुले एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है? कौन सा संगठन जो है खुले एक्सेस की सुविधा को प्रदान करता है? 50वें का सही आंसर है OJS। यानी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और याद रखिएगा इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख जाइएगा क्योंकि आपको इसमें से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस 100% मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।